बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मानूर तारिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू पेन ग्रेविटी। हमारी आज की वीडियो डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाले 29 जुलाई 2025 के एडिटोरियल्स बारे में है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते ही हैं कि डॉन न्यूज़पेपर में दो किस्म की चीज़ें पब्लिश होती हैं। एक होते हैं जी एडिटोरियल्स एंड सेकंड वन इज़ ओपिनियंस। एडिटोरियल्स जो हैं हम वीडियोस के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर पब्लिश करते हैं। जिस तरह आज हमारा एडिटोरियल इज़ अबाउट टाइम फॉर पैलेस्टाइन, फार्मर्स डिस्ट्रेस और स्टेम द टाइड। इसके अलावा हमारे पास आते हैं 4 ओपिनियंस और ये ओपिनियंस हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और उनको रोज़ जो है ओपिनियन के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें ओपिनियंस से रिलेटेड एनालिसिस मौजूद है। आप में से जो भी स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहता है वो हमारे गिवन नंबर पे फोकल पर्सन से रब्ता करके रजिस्टर कर सकता है। इसके साथ साथ एसे राइटिंग से रिलेटेड हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें आप रजिस्टर करके एसे की इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। हम अब आते हैं हमारे आज के एडिटोरियल के बारे में। आज के एडिटोरियल जो फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज़ टाइम फॉर पैलेस्टाइन। अब इसमें क्या डिस्कस किया गया है, इसमें रीसेंट अपडेट के बारे में डिस्कस किया गया है जिसमें फ्रांस ने कमिटमेंट शो की है दैट इट विल रिकग्नाइज पैलेस्टाइन, यानी पैलेस्टाइन को एज अ सेपरेट स्टेटहुड जो है उसकी रिकग्नाइज करने के बारे में फ्रांस ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कमिटमेंट शो की है। अब ये हमें क्या कमिटमेंट दिखा रही है कि देयर इज़ एन इंटरनेशनल मोमेंटम, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम मोमेंटम देख रहे हैं कि किस तरह इंक्रीज हो रहा है और किस तरह तमाम स्टेट्स जो हैं पैलेस्टाइन को एज अ सेपरेट स्टेट रिकग्नाइज करती जा रही हैं। ये क्या है? ये एक शिफ्ट है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले पास्ट में जो है बहुत ज़्यादा स्टेट्स रिकग्नाइज नहीं करती पैलेस्टाइन को और वो इसराइल की स्टेट को रिकग्नाइज करती है। लेकिन अब ये जो शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में, इसकी एक और कड़ी है जिसमें फ्रांस ने रिकग्नाइज किया है पैलेस्टाइन को। और ये जो उसकी मूव है दैट इज़ बैक्ड बाय 140 प्लस कंट्रीज़, यानी 140 के करीब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इसको बैक कर रही हैं, यानी उनको सपोर्ट हासिल है। और या अब दिखा रहे हैं कि ये जो एक मोमेंटम है गेन कर रही है पैलेस्टाइन की रिकग्निशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसके साथ साथ हम वेस्ट की तो बात करें कि किस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक पैलेस्टाइन का सपोर्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके अलावा आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है उसका कंसिस्टेंट सपोर्ट है पैलेस्टाइन को। और अगर किसी ने कभी अपना पासपोर्ट जो है उसको कभी एनालाइज किया हो तो उसमें आपको पता होगा कि पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट फॉर इसराइल। दैट मीन्स दैट वी डू नॉट रिकग्नाइज इसराइल एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हम पैलेस्टाइन को ही रिकग्नाइज करते हैं। अब क्या हुआ जी, आप देखें कि फ्रांस ने उसकी जो रिकग्निशन है दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू। क्यों है डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू? क्योंकि फ्रांस की रिकग्निशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रांस एक वाहिद ऐसी G7 कंट्रीज़ है। अब G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, और इसमें तमाम वो कंट्रीज़ आती हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। यानी ये सबसे आप कहें ना अगर इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ा ब्लॉक अगर कोई हो या ग्रुपिंग हो तो दैट इज़ G7 कंट्रीज़। इसमें तमाम जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये ब्लॉक है। तो इन ब्लॉक में से ये पहली कंट्री है जिसने फॉर्मली अनाउंस किया है कि वो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एक वेस्टर्न डिप्लोमेटिक इनर्शिया है ना वो एक एंड होगा। यानी कि आपको पता है कि यूएस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है इसराइल को, और जो भी इसराइल एक्ट्स करता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ यूएस। लेकिन अब G7 कंट्रीज़ में से अगर यूएस के अगेंस्ट कोई वॉइस रेज हुई है, यानी अगर पैलेस्टाइन को रेज करने की बात हुई है उसकी सपोर्ट की, तो इसका क्या मतलब है कि यू आर डायरेक्टली गोइंग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें एक वेस्टर्न या यूएस लेड हेजिमोनी जो है ना उसको भी हम कह सकते हैं कि एक डेंट पड़ा है। इससे और क्या होगा कि एक प्रेसिडेंट सेट होगा पर्टिकुलरली यूरोप में और वेस्टर्न नेशंस में कि और कंट्रीज जो हैं वो जाएंगी टुवर्ड्स पैलेस्टाइन्स रिकग्निशन। और फिर क्या होता है कि आपको पता है कि 1967 की जो वॉर हुई थी उससे पहले के जो बॉर्डर्स एग्जिस्ट करते थे उन्हीं के बारे में सारी कंट्रीज बात करती हैं कि जब हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि जो 1967 की वॉर हुई थी उससे पहले जो पैलेस्टाइन एग्जिस्ट करता था और इसराइल एग्जिस्ट करता था या जो उससे पहले की सेटलमेंट्स थी उनको री इन्फोर्स या री एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो इस चीज़ को और तकवीत हासिल होती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि एक वॉइस रेज होती है फॉर जस्टिस एंड सॉवरेनिटी, यानी पैलेस्टीनियन पीपल के हकूक के लिए एक वॉइस या सपोर्ट में इजाफा होता है। यूएन कॉन्फ्रेंस रिवाइविंग द
टू स्टेट सोल्यूशन। अब क्या होता है कि जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस है 3 डे की। उसको होस्ट कौन कर रहा है? फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया। इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे 123 कंट्रीज़ के और इंटरनेशनल बॉडीज़ होंगी, और इसमें वर्किंग ग्रुप्स भी होंगे ताकि आप क्या कर सकें, इसका जो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। इसमें पाकिस्तान ने भी शमूलियत की, और हमेशा से जिस तरह से पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है वही इसमें पाकिस्तान ने शो किया। और उन्होंने क्या कहा कि देयर शुड बी अ सीज़ फायर इन गाज़ा, यानी उसमें जंग बंदी होनी चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ करना चाहिए। अब जितनी भी एड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिस तरह फूड है, मेडिकल सप्लाइज़ हैं, आपको पता है कि इसराइल ने बॉर्डर्स उसके बंद किए हुए हैं और कोई भी एड वो अलाउ नहीं करा कि गाज़ा के अंदर जा सके। तो पाकिस्तान क्या सपोर्ट करता है या किस चीज़ के लिए वॉइस रेज करता है कि सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन अलाउ की जानी चाहिए। इसके साथ साथ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, यानी एक टू स्टेट सोल्यूशन जिसमें एक पैलेस्टीनियन पीपल का एक सेपरेट स्टेट होगा, उसके लिए हमें रोड मैप को क्लियर करना चाहिए। यानी कि एक आपके पास क्लियर, आपके पास प्रिंसिपल, पॉलिसी, स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरह से टू स्टेट सोल्यूशन होगा और उस टू स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में पाकिस्तान का किस तरह से सपोर्ट रहा है। तो पाकिस्तान ने हमेशा से टू स्टेट सोल्यूशन की बात की है, यानी कि ऐसा पैलेस्टाइन का स्टेट जो कि प्री 1967 बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है। प्री 1967 बॉर्डर से क्या मुराद है कि 1967 की जंग के बाद आपको पता है कि इसराइल ने बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था पैलेस्टाइन का। ठीक है, तो वो जो एरिया ऑक्यूपाई किया था, उस ऑक्यूपेशन से पहले जो बॉर्डर्स एग्जिस्ट करते थे ना, उस स्टेट या उस पोजीशन पे वापस जाना चाहिए, तो वो होगा एक पैलेस्टीनियन स्टेट। अभी क्या है जी, आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने क्या किया? डिबेट होल्ड करवाई गाजा के ऊपर। इसके बाद पाकिस्तान रिजेक्ट करता है तमाम किस्म की ब्लॉकेड, वॉर और इस तरह की ऑक्यूपेशंस को। और इससे हम पास्ट में भी अगर देखें तो किस तरह से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है पैलेस्टाइन कॉज को। तो ऑस्लो अकॉर्ड्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान सपोर्टेड इट। अरब पीस इनिशिएटिव को भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है और रिलेटिव यूएन रेजोल्यूशंस को भी सपोर्ट करता है। तो ये तमाम हम वो चीज़ें बताई हैं जो कि पास्ट में और अभी करंट पाकिस्तान ने की हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस है इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन, और उसके लिए पाकिस्तान ने क्या मेजर्स भी अडॉप्ट किए हैं, तो वो भी हमने डिस्कस करनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके आर्टिकल में तो एज सच नहीं एक्सप्लेन की गई, लेकिन उसको मैंने अटैच किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। क्यों? क्योंकि जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स ऐसे, एज वेल एज इफ इट कम्स इन पाकिस्तान अफेयर्स कि किस तरह से पाकिस्तान का रोल उसमें रहा है। तो इसकी आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट होंगे तो उसमें अक्सर ही इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कुछ इनिशिएटिव्स या रेजोल्यूशंस के बारे में बात हुई या एग्रीमेंट्स के बारे में बात हुई, तो हम उसके ऊपर ब्रीफ सा एक उसको टच अपॉन कर लेंगे ताकि जिन बच्चों जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं उनको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या थे जी? ऑस्लो अकॉर्ड्स थे इसराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पीएलओ है, उनके दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पैलेस्टीनियन है वो अपनी ही गवर्नमेंट, अपनी कंट्री को सेल्फ रूल करेंगे, और इस सेल्फ रूल को आप म्यूचुअली एग्री करेंगे, यानी इसराइल भी उसको एग्री करेगा और पीएलओ भी उसको एग्री करेगी। तो ये जो एग्रीमेंट था इसको हम कहते हैं ऑस्लो। और ऑस्लो आप सबको पता है कि कंट्री सिटी भी है नॉर्वे की। इसके बाद हमारे पास आता है अरब पीस इनिशिएटिव। इसमें क्या था कि अरब लीग का प्रपोजल था। अरब लीग अब एक और ऑर्गेनाइजेशन है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं या उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग है उनको इसके बारे में पता होगा कि ये तमाम अरब कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने क्या कहा था कि प्रपोजल दिया था कि इसराइल जो है विड्रॉ करेगा अपनी तमाम फोर्सेस, और इसके नतीजे में क्या होगा कि हम जो हैं, जो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल के साथ अपनी जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज कर लेंगे। यानी आप सबको पहले पता है कि जो बहुत सारी अरब कंट्रीज़ हैं वो भी रिकग्नाइज़ नहीं करती इसराइल को। और जब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो फर्स्ट टर्म आई थी उसमें हमने देखा भी था, डील ऑफ द सेंचुरी हुई थी जिसमें कुछ 4 कंट्रीज़ के करीब ने रिकग्नाइज़ किया था। और अभी भी बहुत ज़्यादा टॉक्स हो रही थी कि किस तरह से अरब वर्ल्ड के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था बिफोर दिस ऑल हैपेंड इन अक्टूबर। हमास और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर था मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर कि इसराइल को रिकग्नाइज़ किया जाए या उससे अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ किया जाए। लेकिन अब वो तमाम चीज़ें जो हैं बैक सीट पे चली गई हैं, और अब सबसे बड़ा फोकस अरब वर्ल्ड का या मुस्लिम वर्ल्ड का या वर्ल्ड एट लार्ज का ग्लोबल लेवल पे क्या है कि पैलेस्टाइन के अंदर पीस को रिस्टोर किया जाए। तो उसमें क्या था कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो कहती थी कि हम नॉर्मलाइज़ कर लेंगे इसराइल के साथ अपने रिलेशंस, यानी हम उसको रिकग्नाइज़ कर लेंगे। लेकिन इसके नतीजे में क्या हो कि इसराइल जो है अपनी तमाम फोर्सेस जो है गाज़ा या
इंडिया पैलेस्टाइन से निकाल ले, विड्रॉ कर ले। तो ये एक अरब पीस इनिशिएटिव था। उसके बाद हम बात करते हैं टू स्टेट सोल्यूशन की। टू स्टेट सोल्यूशन को हम आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं दैट आर रेजोल्यूशन नंबर 181 एंड 242। और ये क्या कहती हैं कि पैलेस्टाइन के अंदर एक तो पीस भी होना चाहिए और पैलेस्टीनियन स्टेटहुड भी होना चाहिए, यानी पैलेस्टाइन या फ़लस्तीनी लोगों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए। अब हमें करने की क्या ज़रूरत है? अब देखें 140 प्लस यूएन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर रहे हैं पैलेस्टाइन को। इसके बाद जो फ्रांस की रिकग्निशन है उससे एक डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा। डोमिनो इफेक्ट होता है कि मतलब तेज़ी से एक के बाद दीगरे जो है एक स्टेप या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें और कंट्रीज विल फॉलो सूट एंड दे विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग पैलेस्टाइन। यूएस एंड इजराइल ऑपोजिशन रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। अब देखें, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ये G7 में से एक कंट्री है जिसने रिकग्नाइज किया। इसका मतलब क्या है कि ये अपोज कर रहे हैं यूएस और इजराइल को, और यूएस और इजराइल ग्लोबल लेवल पे आइसोलेट होते जा रहे हैं विद रिगार्ड्स टू दिस पैलेस्टाइन क्राइसिस। अब हमें ज़रूरत किस बात की है कि आप सिंबॉलिक सपोर्ट से आगे बढ़ें और आप ऐसे पॉलिसी शिफ्ट्स लेकर आएँ जिससे इस ख्वाब को एक हकीकत में बदला जा सके। ऑक्यूपेशन जो है पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स की उनको कम ख़त्म किया जाए पैलेस्टाइन में से, जस्टिस को इंश्योर किया जाए और एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। टू स्टेट सोल्यूशन मस्ट बिकम अ रियलिटी नाउ। मतलब अब बहुत देर हो गई है, बहुत साल हो गए हैं जब फ़लस्तीनियों ने ये जुल्म बर्दाश्त किए, इसलिए अब हमें महज सिर्फ बातों से निकल के टू स्टेट सोल्यूशन को असल में इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो बारी बारी हम कह रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन हो, टू स्टेट सोल्यूशन हो, तो वो टू स्टेट सोल्यूशन है क्या? ये एक ऐसा प्रपोजल था जिसमें वो कहते हैं कि आप जो फ़लस्तीन है उसके टू स्टेट्स बना दें। एक हो जी पैलेस्टाइन का स्टेट, एक हो इजराइल का स्टेट, और वो साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हो। इसमें वो क्या कहते हैं कि जो पैलेस्टाइन का स्टेट है वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में आ जाए, और इसके साथ साथ जो पैलेस्टाइन का कैपिटल है वो ईस्ट जेरूशलम आ जाए। तो ये एक प्रपोजल है जिसको बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट भी करते हैं कि पैलेस्टाइन का ओनली सोल्यूशन ही ये है कि आप उधर टू स्टेट सोल्यूशन बना दें। और जब ये टू स्टेट सोल्यूशन बनाएंगे तो जो 1967 में 6 डे वॉर हुई थी उससे पहले के जो बॉर्डर एग्जिस्ट करते थे उसके ऊपर आप चले जाएं, यानी उन बॉर्डर्स को दोबारा से री करें। एक गाजा स्ट्रिप वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन की स्टेट हो, बाकी एरिया पे इसराइल की स्टेट हो, और इसके साथ साथ जो जेरूशलम है ईस्ट जेरूशलम वो पैलेस्टाइन का कैपिटल हो। तो यही एक वायबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है पैलेस्टाइन के क्राइसिस में। अब हम आ जाते हैं जी हमारे दूसरे एडिटोरियल के बारे में, और वो है फार्मर्स डिस्ट्रेस। अब क्या है कि जी पाकिस्तान में आपको पता है कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हद तक पहुंच गई है। क्यों पहुंच गई है और इसके बारे में क्या हो रहा है? तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है, जिसको PKI की एब्रीवेशन के साथ इसमें यूज़ किया गया है, वो बताते हैं कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट है, पुअर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, इन तमाम वजूहात की वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो सफ़र कर रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपकी जो चावल, कॉर्न, मैंगो एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन है, यानी उनमें कमी आ रही है और फॉरेन एक्सचेंज के लॉसेस हो रहे हैं। तो ये एक उन्होंने आपको पिक्चर प्रेजेंट की है कि किस तरह से आपकी पुअर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर को नुकसानात पहुंच रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है कि जो पहले जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती थी वीट को यानी गंदम को, अब उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया है। तो इसकी वजह से जो आपकी नेक्स्ट काश्तकारी है या फसल है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। इस सब की वजह से होगा क्या कि आपकी जो रूरल पॉवर्टी है, यानी कि वो तमाम लोग जो कि गांव वगैरह में रह रहे हैं या वो काश्तकारी के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से मुंसलिक हैं, उन तमाम लोगों में जो गुर्बत है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, इनक्वालिटी इंक्रीज़ होगी, और इसके साथ साथ फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज़ होगी। अब इन तमाम चीज़ों को और किसने जो है एग्रावेट किया है या एग्जासरबेट किया है, तो वो भी हम पढ़ते हैं। और इसके बाद वो कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर है ना वो आपका तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। अब हम पढ़े थे कि इन तमाम चीज़ों को एग्रावेट किसने किया है या कोर चैलेंजेस क्या हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर फेस कर रहा है। तो सबसे पहला तो है वाटर स्ट्रेस एंड इरेटिक वेदर पैटर्न्स, यानी कि क्लाइमेट प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। जिस तरह से भी आप देख रहे हैं हालिया जो सैलाब आए हैं, इसके बाद आप कभी देखते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसकी वजह से आपकी जो तमाम एग्रीकल्चर है उसके पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, और आपकी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो इतनी एग्रीकल्चरल यील्ड नहीं दे पा रही जितनी वो पास्ट में दे रही थी। इसलिए आपका जो फार्मर तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है।
इसके बाद आपकी जो फार्मर मार्केट है वो पुअर पॉलिसीज़ की वजह से वो भी अनरेगुलेटेड है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से जो सीड्स यूज़ हो रहे हैं वो अप टू द डेट नहीं है, या वो करंट नीड्स या आजकल की मॉडर्न एरा के हिसाब से वो नहीं है। आपके फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स वगैरह बहुत महंगे हैं, जिसकी वजह से इनपुट जो है एक फसल को तैयार करने में जो आपका टाइम एनर्जी कंज्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इन रिटर्न आपको उससे कुछ इतना नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से एक जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, रूरल पावर्टी इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद जो आप सीड्स, हाइब्रिड सीड्स की तरफ आपकी कंट्री मूव नहीं कर रही, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इस सब की वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम देख रहे हैं कि एक सेटबैक देखने में आ रहा है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर का इशू है कि आपकी जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या हैं, वो वीट, कॉटन, मेज़, शुगर केन, यानी कि आपकी जो है गंदम, चावल, गन्ना और ये जो कॉर्न वगैरह होती है ये है, लेकिन ये आपकी एनुअल ग्रोथ लाइक 1.5% तक ये आपको एनुअल ग्रोथ करके दिखा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा यील्ड नहीं हो रही और वो इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं पैदा कर पा रहे पाकिस्तान के लिए। मिसप्लेस डिमांड्स वर्सेस नीडेड रिफॉर्म्स, यानी डिमांड्स आपकी क्या हैं और आपको रियल नीड क्या है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अब डिमांड ये है कि जो आपकी ये किसान इत्तेहाद हैं ये कहते हैं 25% प्रॉफिट हमें इंश्योर करवाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को या उनकी प्राइसेस को कम किया जाए, और जो क्रॉप्स आप जिस तरह गंदम हमसे खरीदते हैं या चावल खरीदते हैं किसानों से गवर्नमेंट, तो वो एक फेयर प्राइस पे खरीदे, ये है जी उनकी डिमांड्स। अब ज़रूरत किस बात की है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट लेड टू प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चरल, मतलब एग्रीकल्चर को भी आप बाकी तमाम जिस तरह शोबों में, जिस तरह हम पीआईए या स्टील मिल्स की बात करते हैं कि उनको उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए, तो क्योंकि गवर्नमेंट इसको सही तरह नहीं चला पा रही, तो इसको भी आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें और इसमें टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर आएँ। आप देखें कि किस तरह से कौन से सीड्स हमने यूज़ करने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। उसके बाद जिस तरह ड्रिप इरीग्रेशन और स्प्रिंकलर मेथड्स हैं इन तमाम को यूटिलाइज़ करें, ताकि आपकी जो एग्रीकल्चरल यील्ड हो वो इस किस्म की हो कि आप ग्लोबल लेवल पे उसके साथ कम्पीट कर पाएँ। अब करने की क्या ज़रूरत है, हमें सिस्टमिक और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आने की ज़रूरत है। किस तरह से कि जी हमने अपना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, हमने कोल्ड स्टोरेजेस को इम्प्रूव करना है, उनकी तादाद को इंक्रीज़ करना है, रोड्स को इंक्रीज़ करना है, उनको बेहतर बनाना है रूरल एरियाज़ के अंदर। मार्केट की एक्सेस और प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, जो फार्मर्स हैं उनको एक्सेस टू मार्केट प्रोवाइड की जाए, और जो प्राइसिंग कर रहे हैं जिस जिस कीमत पे खरीदी जा रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जाए। प्रमोट करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करके आप ऐसा एग्रीकल्चर करें जो कि आपकी इस क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से मुताबिकत रखता हो, आपकी मॉडर्न नीड्स के हवाले से हो। और ये कब होगा, ये तभी होगा जब इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को आप लेकर आएंगे। आपका एम क्या होना चाहिए कंट्री का, कि हायर प्रोडक्टिविटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो और रिजिलियंस इंक्रीज हो, यानी कि आपकी क्रॉप्स इस तरह की हों कि वो रिजिलियंट हो टू एनी काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट, या बाकी किसी तमाम किस्म के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से वो डील कर सके, उनके सामने वो जो है रिजिलियंस शो कर सके। Okay, so now we have to discuss our last editorial and that is about stem the tide. स्टेम द टाइड से क्या मुराद होता है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसको आप यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो रही हो तो उसकी रोकथाम के लिए, यानी एक बहुत मैसिव लेवल पे जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, उसको रोका जाए। क्या बढ़ा है जी, पाकिस्तान में पोलियो केसेस बढ़ रहे हैं। आप सबको पता है कि पोलियो जो है ऑलमोस्ट तमाम वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है और दो ही कंट्रीज़ में रह गया है, दैट इज़ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो अब पाकिस्तान ने जो 2025 में ट्रेंड्स देखे हैं वो अलार्मिंग है। क्यों अलार्मिंग है, क्योंकि अभी तक 2025 में आपके 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और ये केसेस कोई ऐसे नहीं है कि किसी एक एरिया में रिपोर्ट हुए हैं, ये तमाम पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा स्टडी करें तो इसमें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर मेंशन किए हैं कि रीसेंट केसेस आपने देखा, लकी मरवत केपीके में है, उमरकोट में हुआ, वो सिंध में, नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ, फिर आपके पास इसमें गिलगित बल्तिस्तान में केस आता है। तो हम देखते हैं कि 15 महीने की एक बच्ची है, उसको तख्ती खेल के अंदर पोलियो वायरस जो है उसमें आया। फिर 6 मंथ ओल्ड गर्ल मीर अली, वो एरिया है सिंध का, उसमें आया। और 5 ईयर ओल्ड बॉय जो है चाजरो में,
उसमें हमने देखा कि पोलियो का केस जो है हमें देखने में मिला। अब ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें 2025 के इन केसेस की, तो 10 केस अब तक हो चुके हैं केपीके में, सिंध में 5 केसेस, पंजाब में 1 केस और गिलगित बल्तिस्तान में 1 केस। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये जो पोलियो केसेस एक तो पाकिस्तान में हो रहे हैं और दूसरा ये जो हो रहे हैं ये किसी एक एरिया में नहीं हो रहे, ये आपकी तमाम मुल्क के अंदर हो रहे हैं। तो ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि पोलियो का कोई भी इलाज एग्जिस्ट नहीं करता। पोलियो इनक्योरेबल डिजीज है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये कॉज क्या करती है? आपकी उम्र भर की जो पैरालिसिस है उसको कॉज करती है। यानी आप उम्र भर के लिए जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली उनकी जो नर्व वो है उनको पैरालिसिस कॉज कर देती है, वो चल फिर नहीं पाते। और ये मोस्टली किन में होता है? बच्चों में होता है। ओरियल पोलियो वैक्सीन इज ओनली रिलायबल प्रोटेक्शन। अब इससे बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि जो आपको पता है 5 ईयर्स से कम बच्चे होते हैं उनको ओरली यानी मुंह के जरिए पिलाई जाती है पोलियो वैक्सीन। रिस्क टू कम्युनिटी फ्रॉम ईच अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड। अगर कोई भी बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो वो क्या करेगा? पूरी कम्युनिटी को एक रिस्क कॉज करेगा। और पोलियो वायरस कहाँ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में क्या बताया गया था कि पोलियो वायरस वहाँ पे हमें नमूदार होता हुआ नजर आता है जहाँ पे इम्यूनिटी गैप एग्जिस्ट करता है, यानी जहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती या जहाँ पे आपने वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड की होती। इम्यूनिटी कहाँ पे डेवलप होगी? जहाँ आप वैक्सीन देंगे। अब हमारे मुल्क में बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने के हक में ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो जब कोई भी एक फैमिली या कोई भी एक कम्युनिटी या इवन वन इंडिविजुअल जो है वो अपोज करे कि उसने वैक्सीन नहीं लगवानी, तो दैट इज नॉट ओनली अ रिस्क टू देम बट दैट इज अ रिस्क टू कम्युनिटी एट लार्ज। तो इस हवाले से पोलियो वायरस जो है वो बहुत डेंजरस बन जाता है। अब बैरियर्स क्या हमें नजर आते हैं कि पोलियो पाकिस्तान में क्यों खत्म नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपकी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस ट्रस्ट की वजह से हम देखते हैं कि पोलियो को लगवाते ही नहीं हैं लोग, उसकी वैक्सीन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसमें हमारी बहुत सारे लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है कि कुछ मतलब जो ये ट्राइबल एरियाज वगैरह या रूरल एरियाज है उसमें कहा जाता है कि ये पोलियो वायरस की वजह से जो है आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स इशू आएंगे कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो जब कंसीव नहीं कर पाएंगे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी और ये फिर इसमें इस्लामिक एजेंडा उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि बेसलेस हैं, इसकी कोई साइंटिफिक बेस एग्जिस्ट नहीं करती, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस ट्रस्ट के हवाले से हैं। इसके बाद क्या किया जाता है कि जी जो हमारी टेररिस्ट अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंडक्ट किए जाते हैं किन लोगों के ऊपर? वर्कर्स के ऊपर। यानी जो पोलियो की वैक्सीन लोग प्रोवाइड करने जाते हैं उनके ऊपर अटैक एग्जिस्ट करते हैं और पब्लिक कॉपरेशन नहीं देखने में मिलती। इसके साथ साथ आपकी अवेयरनेस नहीं है, लो कंप्लाइंस है और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी जो है इसके ऊपर पुअर है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी प्रायोरिटी के अंदर ही नहीं आता कि पोलियो से किस तरह से हमने लड़ना है या इसको हमने अपने मुल्क से किस तरह से ख़त्म करना है। वे फॉरवर्ड जी क्या हो सकता है कि अर्जेंट कोर्स करेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर है। आप क्या करें? अवेयरनेस इंक्रीज करें, पोलियो वर्कर्स की स्ट्रेंथ को, सेफ्टी को मेंटेन करें और कम्युनिटी का ट्रस्ट जो है डेवलप करने की कोशिश करें। ये किस तरह से होगा? जब आप उनको अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है पोलियो वैक्सीन के हवाले से इसको ख़त्म किया जाए और उसके हवाले से स्टेप्स लिए जाएँ एजुकेशन और अवेयरनेस के। आप रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह आपका खुतबा होता है जुमे का, वो बहुत अच्छा एक तरीका है जिसके थ्रू आप रिलीजियस प्लेसेस से ये चीज़ डिसमिनेट करवा सकते हैं कि किस तरह से पोलियो इज़ नॉट हार्मफुल फॉर पीपल और ये किस तरह से असेंशियल है फॉर कम्युनिटी। वैक्सीन को मैंडेटरी करें और उसको एक्सेसिबल करें, यानी तमाम रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज जहाँ पे वो एक्सेसिबल ही नहीं है उधर तक उसकी रसाई को यकीनी बनाएं। और ये हम तमाम पाकिस्तानियों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस भी रेज करें और इंश्योर करें कि पाकिस्तान बिकम्स पोलियो फ्री सून। ये जो पोलियो वाला टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल साइंस एंड एबिलिटी एज वेल, क्योंकि उसमें एक टॉपिक आता है जिसमें हम वैक्सीन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें भी पोलियो का एक पूरा चैप्टर है और उस पर अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप उसमें से इस तरह की चीज़ें भी रिलेट कर सकते हैं जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स डालें, वे फॉरवर्ड डालें, तो उसको आप इंटायरली एक साइंस का क्वेश्चन मत बनाएं, उसमें आप इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो आप उसमें से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। So that's all from my side today. I hope that this video was helpful. Your feedback on this video will be highly appreciated. Till next video, thank you and Allah Hafiz.